तो बच्चों सबसे हार्ड चैप्टर है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम को पढ़ते पढ़ते हम लोग नर्वस हो जाते हैं। तो एक तो होता है नर्वस सिस्टम को पढ़ना, और दूसरा होता है कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को समझना। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है उस कॉन्सेप्ट का हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है। हमें ये बात पता है कि ये एक्सॉन है, और एक्सॉन क्या है, एक लॉन्ग फाइबर है इस तरह से। दूसरी बात ये क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरी बात ये पूछ रहा है कि ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द। अब ये कह रहा है कि इसकी जो लास्ट की जो ब्रांचेज है, इसके लास्ट में जो ब्रांचेज है, ये वाली ब्रांचेज ये लास्ट में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये इसने पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर रहेगा, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सिनेप्टिक नोब कहेंगे। और हम इस बात को जानते हैं कि सिनेप्टिक नोब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि आगे रिलीज होके सिनेप्स को आगे जारी रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और यहाँ पे बताया गया है कि विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड अंडर स्ट्रेस, कि आपके नर्वस सिस्टम का कौन सा ऐसा सिस्टम है जो स्ट्रेस की कंडीशन में एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब भाई जब स्ट्रेस आएगा तो सीधी सी बात है बच्चों कि यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सिंपैथेटिक होता है और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। और हम इस बात को जानते हैं कि जब हमारी बॉडी को इमरजेंसी लगती है या स्ट्रेस होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमेशा हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना कि यहाँ पे न्यूरॉन से ACH रिलीज होगा, और एसिटाइल कोलिन जो होता है वो क्या करता है आगे, एसिटाइल कोलिन, इसको यार थोड़ा सा दोबारा रुक जरा रख इसको, हाँ इसको बैक कर देता हूँ, 3 मिनट हो गए, कोई नहीं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे एपिनेफ्रिन प्लस नॉर एपिनेफ्रिन निकलता है जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं, और ये हमारी बॉडी में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले दिया हुआ है ए न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्रॉन मे बी ऑब्जर्व्ड इन। यानी सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन को हमें इमेज में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि हम लोग उसको गलत ना करें। ठीक है, तो बच्चों देखो, एक न्यूरॉन है सबसे पहली बात, और उसके पास एक्सॉन कितना है, 1 है। तो हमें एक न्यूरॉन बनानी है और एक बनाना है उसका एक्सॉन, बना लिया। अब कह रहा है 2 और मोर डेंड्राइट्स, यानी इसके पास जो डेंड्राइट्स जो हैं वो 2 हैं या फिर 2 से क्या हैं, ज़्यादा है। ये होगी इसकी डेंड्राइट्स जो 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि न्यूरॉन कौन सी है। ये जो न्यूरॉन है इस न्यूरॉन को हम लोग कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो बच्चों ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये कहाँ पर पाई जाती है, सबसे पहली बात रेटिना के अंदर ये नहीं पाई जाती। रेटिना में कौन सी होती है, बाइपोलर, ये बात याद रखना, कौन सी होती है, बाइपोलर। ऑल्फैक्टरी कौन सी होती है, ये भी बाइपोलर होती है। एम्ब्रियोनिक के अंदर कौन सी होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, यूनिपोलर न्यूरॉन पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो फटाफट आते हैं 4th क्वेश्चन पे। हमारा जो 4th क्वेश्चन है, इस 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ब्रेन की जो कैविटी होती है उन कैविटी को लाइन कौन करता है। अब हम ये बात जानते हैं कि ब्रेन की कैविटीज कौन सी होती है,
ये बात याद रखना बच्चों कि ब्रेन की जो केविटीज होती है उन केविटीज को हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे ब्रेन वेंट्रिकल्स। तो ब्रेन वेंट्रिकल्स के अंदर की लाइनिंग, तो फटाफट देखो, तो पहली बात न्यूरल एपिथेलियम नाम की हमने एपिथेलियम नहीं पढ़ी, जो पढ़ी थी वो न्यूरोसेंसरी पढ़ी थी, ठीक है। दूसरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये तो फ्लूइड है, बात ही अलग हो गई बिल्कुल। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इनको नहीं बोलेंगे क्योंकि ग्लैंड का काम नहीं करती, तो इन्हें हम लोग कहेंगे एपेंडाइमल एपिथेलियम। और एपेंडाइमल एपिथेलियम की विशेष बात हमने क्या देखी थी कि ये यहाँ पे सेल होगी, लंबी लंबी सेल है, तो लंबी लंबी सेल कौन सी होगी, यहाँ पर कोल्यूमिनार सेल होगी बच्चों। इनके ऊपर क्या लगे होंगे, इनके ऊपर लगे होंगे बहुत सारे सीलिया, इस तरह के सीलिया है वो यहाँ पे लगे हुए रहते हैं ऐसे, तो इसीलिए यहाँ पे फ्लूइड के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब हम लौट आते हैं फटाफट पांचवें क्वेश्चन के पास, और पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है द बाइंडिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विद द रिसेप्टर्स ओपन आयन चैनल्स allowing the entry of ions which can generate a new potential in the। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है बच्चों पहले वाली न्यूरॉन यहाँ पे ख़त्म होती है, दूसरे वाली न्यूरॉन यहाँ पे शुरू होती है ना। तो मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जो कोई भी क्वेश्चन करना है उसको सही कैसे करना है, उसको समझना कैसा है। कई बार सिंपल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो और कॉन्फिडेंस में उसको गलत कर देते हैं, गलत नहीं करना है। पहले इमेज बनाओ जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है कि दोबारा पढ़ते हैं बात को, द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विद द रिसेप्टर्स ओपन आयन चैनल्स अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयन्स विच कैन जनरेट ए न्यू पोटेंशियल इन द। तो सबसे पहली बात भाई, पहली बात तो ये है कि आयन के चैनल है वो कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे। तो ये हो गया यहाँ पे रिसेप्टर, हमें पता है न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हुआ, इसके साथ बाइंड हुआ, और बाइंड होते ही यहाँ पर क्या होंगे, सोडियम के चैनल है वो ओपन हो सकते हैं, और सोडियम के चैनल ओपन होंगे तो सिग्नल है यानी कि इम्पल्स जो है वो आगे से आगे बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट देखो कौन सी पे करेगा, है ना, नया पोटेंशियल जनरेट किस पे होगा, दूसरे वाले न्यूरॉन पे होगा। तो हम इसका डायरेक्ट कर सकते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सही हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट छठे क्वेश्चन की। इसमें जो छठा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि पासेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनेवियर टू द नेक्स्ट इज। तो भाई ये कह रहा है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। देखो ये कह रहा है कि ये एक एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई इसके ऊपर क्या होते हैं बताओ, इसके ऊपर पाए जाते हैं नोड ऑफ रेनेवियर। अब नोड ऑफ रेनेवियर क्या होते हैं, नोड ऑफ रेनेवियर का मतलब होता है कि यहाँ पर देखो ये है माइलिन शीथ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये माइलिन शीथ बनाया है, ठीक है। तो माइलिन शीथ हो गया, तो यहाँ पर इनके बीच में जो खाली जगह है बच्चों आपको दिख रही है ना, ये जो जगह दिख रही है इनको हम बोलेंगे नोड ऑफ रेनेवियर। तो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होती है जिनके ऊपर माइलिन शीथ पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आयन है वो कूद कूद के जाएंगे, तो इधर से कूद के इधर आए, इस वाले नोड से ये इधर आए, इधर से इधर आए, जैसे खरगोश कूद कूद के चलता है ना, तो बिल्कुल रैबिट की तरह कूद कूद के सिग्नल जाते हैं, तो इसे बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो बच्चों यहाँ पर ये सॉल्टेटरी कंडक्शन आएगा, ठीक है। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बताया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार आपको पता है फ्रॉग से खूब सारे क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के ब्रेन को और फ्रॉग के ब्रेन को दोनों को डिफरेंस के तौर पे बताया गया है इस क्वेश्चन में ना। देन बहुत जोरदार क्वेश्चन है ये। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास बच्चों लैब के अंदर दो तरह के ब्रेन हैं, ठीक है। एक तो है ह्यूमन ब्रेन और दूसरा है फ्रॉग का ब्रेन। तो तुम इन दोनों ब्रेन में से ह्यूमन ब्रेन को कैसे अलग करोगे, है ना। ह्यूमन ब्रेन और फ्रॉग के ब्रेन में क्या अंतर है, ठीक है। अब आप ये मत बोल देना कि सर हम तो साइज देख के उनको बता देंगे कि ये ह्यूमन का है और ये फ्रॉग का है, ऐसे नहीं बताना है।
हमें उनके जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बेस पे आंसर देना है कि हाँ ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर होता है और ये फ्रॉग के ब्रेन के अंदर होता है। तो बच्चों सबसे पहले कार्पस कैलोसम, तो हमें पता है राइट और लेफ्ट दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कार्पस कैलोसम से जोड़ा जाता है। तो ये एक पट्टी होती है, तो बात सही है। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग के अंदर होती है, मतलब मैमल्स के अंदर होती है, फ्रॉग के अंदर ये नहीं होती बेसिकली, है ना। तो फ्रॉग के और ह्यूमन बींग की तुलना में देखा जाए तो ये ह्यूमन बींग में होती है। ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक लोब्स है वो मिड ब्रेन का पार्ट है जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। तो वो दोनों जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर होती है, यानी ये फ्रॉग के ब्रेन में नहीं होती। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, यानी इसमें 1 और 2 बोथ इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें बिल्कुल सिंपल सा क्या दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस हैज सेंटर ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये कह रहा है कि भैया किसको छोड़ के हाइपोथैलेमस के पास सेंटर होते हैं, ठीक है। तो देखो कभी भी याद करना हो, हाइपोथैलेमस की सीधी सीधी ट्रिक है, हाइपोथैलेमस 5 काम करेगा, 5 उंगलियां 5 काम। पहला भूख को कंट्रोल करेगा, दूसरा प्यास को कंट्रोल करेगा, प्यास को कंट्रोल करना मतलब वाटर बैलेंस, और यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है ऑस्मो रिसेप्शन यहाँ पर यूज किया गया है, ये भी सही है, ये वाटर से रिलेटेड ही है, ठीक है। तीसरा पहला हुआ भूख, प्यास, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, नीट में 3 बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। और चौथा सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है उसको ये कंट्रोल करता है। और 5वां काम इसका क्या है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम पे कंट्रोल करता है, देन इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो खैर बच्चों कौन कौन से सेंटर नहीं होते, तो अब आप बता सकते हो। तो पहला कॉन्सेप्ट, तो बच्चों सबसे पहली बात, ये सेक्सुअल ड्राइव को कंट्रोल करता है, सही बात है। दूसरा ऑस्मो रिसेप्शन करता है, सही बात है। थर्मो रेगुलेशन करता है, सही बात है। ये सीधे सीधे हमें चमकते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन, तो भाई गैस्ट्रिक सिक्रेशन को ये कंट्रोल नहीं करते हैं, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर यहाँ पे नहीं होता। बच्चों न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होता है, ये आप वीडियो के अंदर कमेंट करके बताओगे, है ना। और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है, ये बात भी आप कमेंट करके बताओगे, यदि आपको पता है तो जल्दी से बताना, ठीक है। अगली बात, अब है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड है, देन आप इसको ध्यान से समझना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट परमेबिलिटी ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन एट रेस्टिंग स्टेट। ये क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझो कि ये आपके पास में एक एक्सोन है, इस एक्सोन के अंदर की ओर क्या होता है, माइनस होता है, बाहर की ओर क्या होता है, इसमें प्लस होता है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि रेस्टिंग स्टेट के अंदर ये मेम्ब्रेन जो है वो इसके लिए कौन सी बात है वो सही है। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं कौन सी बात सही है, इट इज़ हाईली परमिएबल फॉर नेशंस, तो कुछ होता नहीं है, यानी यहाँ पे होगा सोडियम आयंस, है ना, आयंस। तो इट इज़ हाईली परमिएबल फॉर सोडियम आयन नहीं होती भैया, रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम का कोई आना जाना नहीं है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि एब्सोल्युटली इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयंस, तो सोडियम आयंस के लिए ये इम्परमिएबल है, ये बात थोड़ी ठीक लग रही है यहाँ पे। दूसरी बात ये कह रहा है इट इज़ नियरली इम्परमिएबल फॉर पोटेशियम आयंस, तो पोटेशियम के आयन ये लगभग इम्परमिएबल है, बात यहाँ पे ठीक लग रही है हमें, ये हो सकता है इम्परमिएबल है। और चौथी बात है इट इज़ इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, तो ये बात तो सबसे ज़बरदस्त बात है इसमें। तो हम इसमें 4th का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होते हैं वो कभी भी इसको छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ये कभी भी इसके लिए परमिएबल नहीं हो सकती। तो इसमें कौन सा आएगा, 4th आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बच्चों बताया गया है प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ अराउंड वर्टिब्रेट एक्सोन इज 2। ये कह रहा है ये एक्सोन है और एक्सोन के चारों तरफ हमें क्या दिखाया गया है, माइलिन शीथ। तो ये कह रहा है भैया इस माइलिन शीथ का काम क्या है, सीधी सी बात, फैट का बना हुआ एक लेयरडा है, इस लेयर से क्या होता है, इस लेयर से ये इंसुलेटर का काम करता है, कोई भी आयन से इस जगह को क्रॉस नहीं कर सकता। देन ये रेगुलेट करता है सोडियम और पोटेशियम के पंप को,
नहीं, बढ़िया नहीं है बात ये। दूसरी बात, इंक्रीज इन एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये भी बात में दम नहीं है कुछ ज़्यादा। अब ये आगे कह रहा है इंक्रीज इन स्पीड ऑफ इम्पल्स कंडक्शन बाय एक्टिंग एज इंसुलेटर। ये बात दम वाली है, दमदार बात है। ये कह रहा है कि ये जो है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, और इंसुलेटर की तरह काम करने का मतलब होता है कि यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी आयन जो है वो नहीं जा सकता, और ये क्या करता है, आयन नहीं जा पाएगा, देन यहाँ पे जो कंडक्शन होगा बच्चों वो कौन सा होगा, साल्टेटरी कंडक्शन होगा, और साल्टेटरी कंडक्शन से ये क्या करेगा, स्पीड को इंक्रीज कर देगा। लास्ट भी देख लेते हैं, इतना देख लिया तो। डीएक्टिवेट द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, नहीं डीएक्टिवेट नहीं करता न्यूरोट्रांसमीटर को, ये कभी भी डीएक्टिवेट नहीं करता। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच फाइलम फर्स्ट ए पोलर न्यूरॉन अपीयर्ड। सबसे पहले ए पोलर न्यूरॉन है वो किसके अंदर दिखी। तो बच्चों 2-3 क्वेश्चन एक जैसे आएंगे, ठीक है। ए पोलर न्यूरॉन किस में दिखी, सेम आंसर होना चाहिए। नर्वस सिस्टम कहना ठीक है, या न्यूरल टिश्यू बोल दूं मैं, तो न्यूरल टिश्यू या नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट फर्स्ट इन, दोनों का एक आंसर है सिलेंट्रेट्स, यानी कि हाइड्रा भी आप बोल सकते हो, ये क्योंकि इसका एक एनिमल है। तो पोरीफेरा के अंदर कोई न्यूरॉन नहीं होती, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में, ये तो इससे पहले वालों में पाई जाती है, यानी सबसे पहले किस में हुई थी, सिलेंट्रेटा में हुई। बिल्कुल सिंपल सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। भाई 3-4 चीज़ें दे रही है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भैया। पहला कह रहा है सेक्सुअल बिहेवियर। अब सेक्सुअल बिहेवियर भैया नाम आते ही हमने देखा था हाइपोथैलेमस 5 काम कर रहा है, देखो वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, नीट में ऐसा ही होता है। तो भैया पहला हाइपोथैलेमस है वो हाईलाइट हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, ये दूसरा कह रहा है एक्सप्रेस ऑफ इमोशंस। ओहो, इमोशंस को एक्सप्रेस करना मतलब लिम्बिक सिस्टम, और इसमें मोटिवेशन वगैरह, तो ये लिम्बिक सिस्टम और एमिगडाला ये एक चीज़ होती है, क्योंकि एमिगडाला वगैरह है ये लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट होता है। हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला वगैरह ये लिम्बिक सिस्टम में आते हैं सब। तो इसका मतलब भाई इस क्वेश्चन में तो तीनों लोग ही आ गए एक साथ, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो जनता जनार्दन बताएगी। सही आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये कह रहा है यूनिडायरेक्शनल, है ना। बात क्या कह रहा है, देखो बात को सुनो पहले इसकी। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व। ये कह रहा भाई हमेशा, न्यूरॉन की एक खास बात है कि वो हमेशा क्या करती है, अक्सर ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में सिग्नल को भेजती है, ठीक है। ऐसा आमतौर पे नहीं होता कि सिग्नल वापस इधर चला जाए। ये न्यूरॉन है, सिग्नल इधर जा रहा है, तो इस न्यूरॉन का हमेशा यही काम रहेगा, इधर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वापस आ गया सिग्नल, ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो ये कह रहा है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो को कौन बनाए रखता है, ठीक है। तो भाई यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कौन है, इंटरन्यूरॉन नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, मेम्ब्रेन पोलैरिटी हो सकता है, और सिनेप्स सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। तो बच्चों इसके कारण तो दोनों ही हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन पोलैरिटी जो है और सिनेप्स है। मेम्ब्रेन के अंदर एक पोलैरिटी होती है जिसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। यदि भाई हाइपर पोलराइजेशन हो तो ऐसा हो सकता है, और हाइपर पोलराइजेशन नहीं हो तो नहीं हो सकता। तो ज़्यादा प्राथमिकता में किसको देनी है, सिनेप्स को देनी है बच्चों। सिनेप्स को प्राथमिकता क्यों देनी है, क्योंकि एनसीईआरटी सिनेप्स को अच्छे से जानती है। और देखो ये यहाँ पर हो गया प्री सिनेप्टिक नॉब, और ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और ये इसमें जाके जुड़ता है, इसके ऊपर यहाँ पे आके जुड़ता है, तभी सिग्नल इधर आता है। तो सिनेप्स कैसे रोकता है इसको, तो सीधी सी बात है भाई, कभी भी सिग्नल, अब कभी भी ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज नहीं करता। डेंड्रॉन से न्यूरोट्रांसमीटर कभी भी रिलीज नहीं होता, इसलिए हमेशा केमिकल सिनेप्स इसको प्राथमिकता देनी है। याद रहे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसके अंदर छोटे छोटे गैप जंक्शन होते हैं। लेकिन ये भी बात याद रखना हमेशा कि केमिकल सिनेप्स ही इसको रोकता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल करवा सकता है। केमिकल सिनेप्स एक डायरेक्शन में ही करवाता है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें सही आंसर रहेगा हमारा सिनेप्स।
नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय, भाई मसल है उनका कोऑर्डिनेशन कैसे कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं करता, सेरेब्रल कॉर्टेक्स सिग्नल भेजता है लेकिन कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेरेबेलम। बॉडी बैलेंस को जब भी बनाना है सेरेबेलम काम आएगा। याद रखना, कोई भी चीज़ आप सीख गए हो तो उसको हमेशा सेरेबेलम ही क्या करता है, कंट्रोल करता है, हमेशा हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है। कोई भी स्किल हो सकती है, आप डांसिंग करते हैं, आप चलते हैं, आप घूमते हैं फिरते हैं, ये सब चीज़ें हैं, वो मसल को कैसे मूवमेंट करना है। फॉर एग्जांपल, मैं सीधे हाथ से बहुत अच्छे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं उल्टे हाथ से बहुत अच्छे से नहीं लिख सकता। इसका कारण क्या है कि सेरेब्रम को तो पता है कि ABCD कैसे लिखी जाएगी, देन मैं इससे लिख सकता हूँ, लेकिन सेरेबेलम जो है उसको ये पता नहीं है कि उल्टे हाथ से कैसे लिखना है। वो सीधे हाथ से लिखने के लिए करेक्ट सिग्नल भेज सकता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सेरेबेलम। फटाफट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। When a impulse passes through one neuron to another neuron, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, जैसे ये पहले वाली न्यूरॉन हो गई, इसे दूसरे वाले न्यूरॉन के अंदर जाएगा, तो आगे क्या कर रहा है, अनदर न्यूरॉन, देन न्यूरोट्रांसमीटर कोज। तो भाई बहुत बढ़िया बात कर रहा है। तो सीधी सीधी बात है भैया, ये सिनेप्स के ऊपर बात करना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम भी बात कर लेते हैं इसे सिनेप्स पे। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो पहली बात ये कहना चाह रहा है बच्चों कि देखो ये पहले वाली न्यूरॉन है और ये है इसके बाद वाली न्यूरॉन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, अब हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर निकल कर क्या करेगा, ये अपने रिसेप्टर के ऊपर आके जुड़ेगा, तो ये रिसेप्टर के ऊपर आके जुड़ेगा, तो यहाँ पे अगले वाले न्यूरॉन में दो काम होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बात याद रखना बेटा, एक ही बात, NCERT का एक पॉइंट याद रखना है, क्या कि न्यूरोट्रांसमीटर यदि जुड़ता है तो आगे वाली न्यूरॉन मतलब ये वाली न्यूरॉन, ठीक है। तो ये वाली न्यूरॉन यानी जो रिसीव कर रही है न्यूरोट्रांसमीटर को, उसमें दो इफेक्ट पैदा कर सकते हैं, या तो वो सिग्नल को जनरेट कर सकती है या फिर इनहिबिट हो जाती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के, स्टिमुलेटरी अलग होता है, इनहिबिटरी अलग होता है। ये बात हमेशा ज़रूरी नहीं है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो पीछे वाली न्यूरॉन है उसको हमेशा स्टिमुलेट करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है ओनली इनहिबिशन, जरूरी नहीं है भाई स्टिमुलेट भी कर सकता है। ओनली एक्साइटेशन, ना भाई जरूरी ना है। तीसरा ये कह रहा है एदर, दोनों काम कर सकता है, एक्साइटेशन और इनहिबिशन। भाई NCERT की बात कह दी, NCERT ने कहा था यदि एक्साइटेटरी होगा भाई तो यहाँ पे सोडियम के चैनल ओपन करेगा, और ये क्या है इनहिबिटरी यदि यहाँ पे रिलीज होगा, इनहिबिटरी यदि होगा यहाँ पे तो ये यहाँ पे क्लोराइड के चैनल को यहाँ पे क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, मतलब कि इसको ओपन करेगा। देन यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए भाई, सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर नंबर 3, ठीक है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं स्पेशल फरमाइश पे, क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, ब्रोकाज एरिया इज प्रेजेंट इन, ब्रोका का एरिया कहाँ होता है। मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि एक आदमी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद वो आदमी सही से बोल नहीं पा रहा, उसका स्पीच डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। किसके कारण हुआ, तो सीधी सी बात है कि वो हुआ स्पीच वाले एरिया से। और जो स्पीच वाला एरिया है आपके ब्रेन में वो कहाँ पाया जाता है, तो देखो बच्चों ये है आपकी फ्रंटल लोब ब्रेन की, ये यहाँ पे पैराइटल, ये है टेम्पोरल और ये है ऑक्सीपिटल लोब। आपके ब्रेन के ये वाला हिस्सा सेरेब्रम का ये वाला हिस्सा, इसमें 4 लोब पाई जाती है, और उसमें बता चारों में से सबसे पहले जो लोब है इसका नाम होता है फ्रंटल, और फ्रंटल लोब जो होती है इसके ऊपर एक एरिया पाया जाता है, और इस एरिया का नाम क्या होता है बताओ बच्चों, एरिया का नाम होता है यहाँ पे ब्रोकाज एरिया। इसकी खोज ब्रोका नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको ब्रोकाज एरिया कहते हैं। तो याद रखना स्पीच एरिया, इसको स्पीच एरिया बोल सकते हैं, ये बोलने के लिए जिम्मेदार है, ये आपके टंग वगैरह को क्या करता है, सिग्नल भेजता है, जिसके कारण आप सही तरीके से स्पीच मतलब बोल पाते हैं आप लोग, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रंटल लोब। तो ब्रोका का एरिया जिसकी खोज ब्रोका ने की कहाँ पाया जाता है, फ्रंटल लॉब पे पाया जाता है, यहाँ पे, ठीक है। इस पे चोट लगेगी तो ये क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है भाई? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। तो बताया क्या गया है, देखो भैया, ये कह रहा है कि आफ्टर कटिंग थ्रू डोर्सल रूट, भाई ये स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल रूट ही काट दिया, जड़ ही काट दी भाई, ऑफ ए मेमल, एक मेमल की जड़ काट दी भाई। किसकी जड़ काट दी? जड़ काट दी स्पाइनल कॉर्ड की, डोर्सल रूट काट दी। एसोसिएटेड रिसेप्टर इन स्किन वाज स्टिमुलेटेड द एनिमल। अब भाई सीधी सी बात कह रहा है, देखो अब तुमको स्पाइनल कॉर्ड बना के दिखाता हूँ मैं। देखो जी, ये है स्पाइनल कॉर्ड, बहुत ही आसान सा डायग्राम है भाई, यो है। देखो स्पाइनल कॉर्ड के भीतर हमें ये पता है कि इसके भीतर क्या होता है, ग्रे मैटर। ये देखो इसमें ये होता है ग्रे मैटर, ऐसे अंदर की तरफ ग्रे मैटर और बाहर की तरफ वाइट मैटर। तो ये कह रहा है, अब एक बात आप याद रखना बेटा, रूट कहाँ है? देखो न्यूरॉन ऐसे आई, इस रास्ते से अंदर आती है, ये है डोर्सल साइड, डोर्सल। और न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन है, वो इस रास्ते से बाहर जाती है। तो भाई इससे तो आती है, इससे जाती है, ठीक है जी। क्या काटा इसने? और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है जी। इसने कह रहा है भाई काट दिया, क्या काट दिया? इसने काट दिया इसको, डोर्सल रूट को काट दिया, ठीक है। तो भाई डोर्सल रूट को काट देगा तो क्या होगा? तो पहले तुमको कटी हुई रूट दिखा दूं, ये रही देखो, यहाँ से डोर्सल रूट को काट दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा जज साहब। क्या फ़र्क पड़ेगा? कि सिग्नल अंदर आ नहीं पाएंगे। सिग्नल कहाँ नहीं आ पाएंगे? अंदर आ नहीं पाएंगे। तो ये जो सिग्नल है यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए, बस इतनी बात याद रखनी है। अब ये कह रहा है कि जो सिग्नल है वो कहाँ पे जुड़े हुए थे? ये सिग्नल यहाँ से आ रहे थे, स्किन से आ रहे थे भाई, स्किन से सिग्नल आ रहे थे ये, और सेंसरी सिग्नल थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने टच किया और टच के सिग्नल ब्रेन में आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे आ रहे थे। डोर्सल रूट कट गई, कटते क्या होगा? सिग्नल आने बंद है, तो जानवर कोई भी रिस्पॉन्स ना देगा, फिर उसको चाहे टच करते रहो वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो सीधी सी बात है, शो नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। नीट में जो क्वेश्चन आया था ना, वहां पर क्या किया था इसने? ये तो डोर्सल रूट हमने काटी है, उसने क्या काटा था? डोर्सल हॉर्न काटा था। तो डोर्सल हॉर्न काटेंगे या वेंट्रल हॉर्न काटेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इससे सेंसरी का फ़र्क पड़ेगा, और इसको यदि काटेंगे तो इससे मोटर सिग्नल है वो अफेक्ट होगा, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ से सिग्नल अंदर आता है ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के, और यहाँ से सिग्नल है वो बाहर जाता है। इतनी सी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? ध्यान से पढ़ो भाई। ये कह रहा है कि माइलिन शीथ इज रिमूव्ड, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व है, उसका माइलिन शीथ है, उसको हमने हटा दिया भैया, न्यूरॉन को हमने नंगा कर दिया, यानी कि उसके ऊपर से हमने क्या कर दिया? फैट की लेयर को हटा दिया, ठीक है। तो क्या होगा? तो इसने कह रहा है कि नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, देन व्हाट विल हैपन टू नर्व कंडक्शन। अब ये नॉन माइलिनेटेड हो गया, तो नॉन माइलिनेटेड होने से क्या होगा? तो सीधे सीधे आपको क्या करना है? कीवर्ड पकड़ने और उनके बेस पे आंसर देना। तो सीधी सी बात है भैया, तो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि नर्व कंडक्शन रिमेन अनचेंज्ड। ना भाई, हो नहीं सकता ये। नर्व कंडक्शन डिक्रीज, बात सही लग रही है। नर्व कंडक्शन इंक्रीज और कंडक्शन इज ब्लॉक्ड। तो कौन सी बात आपको सही लग रही है? आप बताओ फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। चलो अब मैं ही बता देता हूँ, कष्ट कर लेते हैं थोड़ा। तो इसमें बच्चों सीधी सी बात है, नर्व कंडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? नर्व कंडक्शन डिक्रीज। क्यों हो जाएगा वो आप लोग मेरे को बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स फर्स्ट व्हेन ए न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड। भैया आप एक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा? तो सीधी सी बात है, एनसीईआरटी कहती है भैया न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते ही सबसे पहले सोडियम के चैनल है वो ओपन होंगे, जिसके कारण बहुत सारे सोडियम है वो अंदर की ओर जाएंगे। और सीधा सीधा दे रखा है भाई, सोडियम चैनल ओपन एंड सोडियम इनसाइड। सोडियम है वो कहाँ पे मूव करेंगे? अंदर की तरफ जाएंगे, सोडियम इनफ्लक्स इसे कहेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरे को आप बता देना, कमेंट कर देना, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने को क्या करना है, कीवर्ड पकड़ने हैं बस, अपने आप ही हो जाएगा क्वेश्चन। देखो भाई पकड़ लेते हैं, एक प्रोसेस है भैया, इस प्रोसेस में रेस्पॉन्स होगा पेरीफेरल नर्वस स्टिमुलेशन का। तो हमने क्या किया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया, तो उसका एक रेस्पॉन्स होना चाहिए, और वो रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए भैया, इनवॉलेंट्री होना चाहिए। और आगे कह रहा है विदाउट कॉन्शियस, तुम्हें पता भी नहीं होना चाहिए कि रेस्पॉन्स हो रहा है, तो कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए। थ्रू रिक्वायर्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ CNS इज कॉल्ड ए। ओहो, ये कह रहा है कि आपको कोई यहाँ पे स्टिमुलस देगा और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा तुरंत, और आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब इनवॉलेंट्री देगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। एनालिसिस हम लोग घटना के बाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्म चीज़ को छुआ, छूते तुरंत, है ना, हम यहाँ पे बैठे हैं, अचानक से वो गर्म चीज़ लगी, तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। और ये जो पूरा का पूरा आर्क है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ CNS इज ए, तो एक्शन तो बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन ये कह रहा है नर्वस सिस्टम का ये जो पार्ट इन्वॉल्व है इनमें, ये पूरा रिएक्शन देखो, घूम के सिग्नल गया, सिग्नल वापस आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो सही आंसर इज रिफ्लेक्स आर्क। यस, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21वां, ठीक है जी। तो 21वें क्वेश्चन में क्या है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है, दोनों चैनल क्या है बताओ, बंद है, ठीक है भैया। सोडियम और पोटेशियम के पंप जो है वो क्या करें, फंक्शनिंग में है, ड्यूरिंग विच स्टेज। ओहो हो, तो क्या बात कर रहा है, तीन बातें यहाँ पे बच्चों ध्यान रखनी है, एक तो ये, एक ये, एक ये। तो सीधी सी बात है, यदि भैया सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है तो न्यूरॉन किस में होगा, पोलराइजेशन में होगा, क्योंकि पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, NCERT का पॉइंट है, फटाफट चेक करो कि पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन काम करता है, यहाँ पे काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आज, है ना। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या बताया गया, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, और बताया क्या गया है उसको हम देख लेते हैं, की पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। पहला कह रहा भैया CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवर्ड बाय थिन वैस्कुलर मेम्ब्रेन। ओहो, सीधी सी बात है कि आपका CNS है और वो एक मेम्ब्रेन से कवर है, यानी आपके ब्रेन को किसी ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है जी। ओके, तो ये मेनिक्स है, क्लोजली इन्वेस्ट इन द ब्रेन, है ना, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना बाद में, है ना। डिपिंग इनटू वेरियस सल्काई एंड इरेगुलर इट सरफेस। ओ हो, बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। देखो ये कहना ये चाह रहा है कि भैया आपका ब्रेन है, मान लो, ठीक है, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर ऐसे ऐसे पार्ट मिलते हैं जिनको बोलते हैं गायरी और सल्काई, हमें बात पता है। ऊपर की तरफ जो उभार हैं ये हैं गायरी, और ये जो गड्ढा जो दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे, सल्काई। तो इसको कौन कवर करता है, तो कौन इसको कवर कर रहा है भाई, सीधी सी बात है, तो इसको कवर कर रहा है मेनिंजेस, और वो मेनिंजेस की जो लेयर है, जो इसके साथ साथ बात क्या है, शर्त क्या है कि जैसे जैसे गायरी ऊपर जाती है तो लेयर ऊपर जानी चाहिए, और जैसे जैसे नीचे आती है तो नीचे इन्वेजिनेट हो जानी चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे, गायरी और सल्काई कैसे मूवमेंट के साथ हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे पिया मैटर। तो पिया मैटर कहाँ है, ये रहा पिया मैटर। तो इसका करेक्ट आंसर इज 4। तो बच्चों आज तो 22 क्वेश्चन बहुत हैं, आप इनको देखना, इनके कॉन्सेप्ट्स को देखना। आगे हम लोग NCERT बेस्ड और भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों कैसी लगी वीडियो बताना मत भूलना, और आगे हम लोग और प्रैक्टिस करते रहेंगे। बस एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जुड़े रहना, यहाँ पे आप लोग वीडियो को देखते रहना, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। लेकिन नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, नहीं तो आप वीडियो को मिस कर दोगे। थैंक यू।